हेलो। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से सब ठीक होंगे। देखिए, पहली बात ये है कि आपको मेरे हिसाब से है ना, लिखने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है ना। जैसे राइटिंग से संबंधित वगैरह है ना, तो टेंशन ना लें। मैं जो भी लिखने वाला हूँ उसको यूट्यूब पे बोलता भी जा रहा हूँ ना। तो आप अगर लिखने में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप एक काम करिएगा कि यूट्यूब पे अपनी वीडियो देखने के बाद में उस वर्ड को सही कर लीजिएगा ना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो वर्ड आपसे नहीं आया उसको मत लिखिए, पहले यूट्यूब पे देख लीजिए फिर उसके बाद लिख लीजिए। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि हम कुछ पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है। वैसे हमारा क्लास में चल रहा था क्या सिस्टम? ऑब्जर्वेशन। क्या चल रहा था? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा कि टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। दूसरी बात हमने पढ़ा पल्स के बारे में। क्या पढ़ा? पल्स के बारे में। पल्स में कुछ चीज़ रह गई थी है ना, जैसे टाइप वगैरह रह गए थे ना। इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे जस्ट आफ्टर एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओके। उसके बाद में देखो कि अब हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ही हमारा ख़त्म हो चुका था, तीनों ख़त्म हो गया लगभग है ना। टाइप वगैरह बचे हैं पल्स के, वो हम पढ़ लेंगे बाद में। ठीक है। अब ये देखिए आप, उसके बाद में हमने पढ़ा कि जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। अब ये तीनों से संबंधित, इससे संबंधित, इससे संबंधित और इससे संबंधित, तीनों से संबंधित सामान्य इंस्ट्रक्शंस हमारे सामने क्या एक नर्स को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। जब भी हम तीनों चीज़ मेजर करें तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि नर्सिंग की, यानी एज ए नर्स आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना। और इसको हमने समझा प्रोसीजर सही, ठीक है ना। प्रोसीजर सही तो हमने समझा इस चीज़ को, ठीक है ना। एक नर्स जब टेम्परेचर लेने जाएगा तो फर्स्ट टाइम क्या करेगा, फर्स्ट टाइम क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा। उसके बाद में हमने ये देखा कि वो किस किस इक्विपमेंट आर्टिकल्स को प्रिपेयर करेगा, एक क्लाइंट को कैसे प्रिपेयर करेगा, यूनिट को कैसे तैयार करेगा, टेम्परेचर लेने के बाद में मरीज़ की क्या हालत रहेगी, क्या उसको केयर देंगे, है ना। इन तीनों से संबंधित हमने सब चीज़ पढ़ चुकी है, ठीक है ना। अब उसमें देखिए कि जो हमारा प्रोसीजर था रेस्पिरेशन से संबंधित ना, रेस्पिरेशन के दौरान आपको क्या सावधानियां बरतनी है उससे संबंधित हमारे कुछ पॉइंट रह गए थे, ठीक है ना। यानी जो नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन लेते समय, तो उसमें हमारे मतलब ये मान लीजिए आप 13 पॉइंट तो पूरे हो चुके थे ना। कितने पॉइंट पूरे हो गए? 13 पॉइंट। अब हमारे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 14 पॉइंट से, ठीक है ना। तो देखिए 14 पॉइंट्स क्या कहता है कि अगर आपकी इफ़ रेस्पिरेशंस आर नॉर्मल, इफ़ रेस्पिरेशंस आर नॉर्मल, मतलब नॉर्मल, यदि आपकी रेस्पिरेशन नॉर्मल है तो आप क्या करिएगा, काउंट ऑफ नंबर ऑफ रेस्पिरेशन इन 30 सेकेंड, ठीक है ना। आप अगर ये मान लीजिए अगर किसी पेशेंट की रेस्पिरेशन नॉर्मल चल रही है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, उस रेस्पिरेशन से उस रेस्पिरेशन को 30 सेकेंड तक काउंट करना है। कब तक काउंट करोगे? 30 सेकंड तक। 30 सेकंड काउंट करने के बाद में आप क्या करोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। यानी आधी आएगी तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद पूरी हो जाएगी। तो 60 सेकंड की बजाय आप कितनी सेकंड काउंट करोगे? 30 सेकंड। 30 सेकंड काउंट करने के बाद में आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आगे हमने एक बात और देखी इसके अंदर, इफ़ एबनॉर्मल, यदि आपको रेस्पिरेशन एबनॉर्मल मिले तो आप क्या करोगे, आपकी जो रेस्पिरेशन है उसको फुल काउंट करोगे, ठीक है ना। क्योंकि पूरी फुल मिनट के अंदर आपको कितनी काउंट होती है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगला पॉइंट देखिए, रिमूव थर्मोमीटर आफ्टर 2 मिनट। ये 2 मिनट के बाद में आपको थर्मोमीटर को वहाँ से हटाना है। और साथ में क्या करना है, वाइप थर्मोमीटर फ्रॉम स्टेम टू बल्ब। यानी जब आपने टेम्परेचर ले लिया उसके बाद में आपको स्टेम से, यानी ऊपर की साइड से नीचे की ओर, जहाँ मरकरी भरी होती है ना, उधर की ओर आपको उसको वाइप यानी साफ़ करना है, ठीक है ना। विद क्लीन कॉटन स्वैब। क्लीन कॉटन स्वैब लेके, है ना, जो स्वैब होता है ना वैसे। अब इसका रीज़न देखिए, ऐसा क्यों करना है कि आप जो वाइप कर रहे हो ऊपर से नीचे, इसलिए कर रहे हो कि आपका जो वे एरिया है नीचे वाला बल्ब वाला ना, वो बल्ब वाला ज़्यादा कंटामिनेटेड है, जबकि ऊपर वाला जो एरिया है वो कम कंटामिनेटेड है। तो आपको ऊपर से नीचे की ओर साफ़ करना है, यानी वाइप फ्रॉम एरिया ऑफ लीस्ट कंटामिनेशन टू दैट ऑफ ग्रेटेस्ट कंटामिनेशन, यानी ज़्यादा कम गंदगी से ज़्यादा गंदगी की ओर। यानी अब जो बल्ब वाला पार्ट है वो ज़्यादा इफेक्टेड होगा बजाय स्टेम के। स्टेम टू बल्ब कब? आफ्टर टेकिंग ए टेम्परेचर। ओके। और दूसरी बात देखिए, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि रेक्टम जो थर्मामीटर होता है,
रेक्टम थर्मामीटर टू कंटेनर मार्क्ड एज इन नंबर 2 आफ्टर सेकिंग इट डाउन। यानी जब भी आप रेक्टम जो थर्मामीटर होता है, रेक्टम वाला थर्मामीटर जो होता है, रेक्टम जो थर्मामीटर होता है उसको क्या करोगे आप, जब आप हिला के रखने जा रहे हो तो उसको आपको उस कंटेनर के अंदर 2 बॉक्स बनाने, नंबर 1 और नंबर 2। क्या करना है कि जब टेम्परेचर आपने ले लिया उसके बाद उसको सेक करके यानी हिला कर जब आप रखने जा रहे हो तो उसको नंबर 2 वाले एक मार्क कर दीजिए कि इसमें इफेक्टेड यानी अफेक्टेड जो है थर्मामीटर रखे हैं और इधर नंबर 1 में अनअफेक्टेड है। अब रेशनल देखिए, रीजन ने क्या लिखा कि कंटामिनेटेड थर्मामीटर शुड नॉट बी मिक्सड विद क्लीन थर्मामीटर इन जार नंबर 1। यानी नंबर 1 जार के अंदर आप क्या रखोगे, ऐसे थर्मामीटर रखोगे जो कि अनअफेक्टेड है, नंबर 2 के अंदर रखोगे आप अफेक्टेड। ठीक है ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि इफेक्टेड वाला जो है, अफेक्टेड वाला, वो किसी पेशेंट के लिए अनअफेक्टेड समझ के यूज़ ना लिया जाए। ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप, रिकॉर्ड टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीजरिंग टू टेक अनदर क्लाइंट टेम्परेचर। इसका मतलब ये है, अगर आप टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ना, वो जल्दी से आप क्या कर ले, मेजर कर ले। ठीक है ना, जल्दी रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि आप दूसरे क्लाइंट के पास लेने जा रहे हो। यानी ऐसा नहीं हो कि आपने एक मरीज़ का टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन ले लिया और आपने माइंड में याद कर रखा है और दूसरे मरीज़ के पास में जाके आपने टेम्परेचर, पल्स और उसका भी ले लिया। अब आपको याद नहीं है कि इसका टेम्परेचर, पल्स कितना था, गड़बड़ होगी सारा, आपके पास 6 रिकॉर्डिंग आएगी, है ना। तो आप क्या काम करें, एक बार टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन लेने के बाद में उसको रिकॉर्ड कर ले, है ना, दूसरे मरीज़ के पास जाने से पहले। इसका रेशनल ऐसा क्यों कि आप क्या करोगे, मतलब ये अगर आप डिले करोगे रिकॉर्ड करने में तो आप भूल सकते हैं। ठीक है ना। डिले इन रिकॉर्डिंग कैन कॉज फॉरगेटिंग। ओके। अब ये देखिए आप, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि आफ्टर केयर ऑफ क्लाइंट एंड आर्टिकल्स। यानी आप जब मरीज़ की केयर कर चुके होते हैं, टेम्परेचर, पल्स वगैरह ले चुके होते हैं, तो आर्टिकल्स का और क्लाइंट का किस तरीके से आप केयर करना है। ठीक है ना, किस तरीके से उनको संभालना है। ठीक है ना। यानी बाद में प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद में आपको क्या केयर करनी है, तो उसमें यह है, सबसे पहले तो आप क्या काम करें, टेम्परेचर पल्स लेने के बाद में मरीज़ को क्या करें, कंफर्टेबल पोजीशन दें, यानी अब आराम से आप लेट जाइए। दूसरी बात आपको क्या करना है कि यूनिट को बिल्कुल क्लीन रखना है, टाइडी अप यूनिट को क्लीन रखना है। तीसरी बात क्या है कि आपको जो भी वो आपके जो ट्रे थी और ट्रे के अंदर जो भी इक्विपमेंट है उन सबको कहाँ ले जाना है, अपने रूम के अंदर ले जाना है। ओके। और दूसरी बात क्या है कि रेप सोइल्ड कॉटन बाल्स इन न्यूज़पेपर एंड पुट इट इनटू वेस्टबिन। यानी आपके जो सॉइल्ड जो कॉटन के जो आपने जो लिए थे स्टेम बल्ब वगैरह थर्मामीटर को क्लीन करने के लिए, वाइप करने के लिए, उनको अखबार के पेपर के अंदर लपेट के, रेप करके, और उनको क्या करना है, आपको डस्टबिन के अंदर डाल देना है। ओके। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि थर्मामीटर का जो आफ्टर कीपिंग दैम फॉर ए सफिशिएंट लेंथ ऑफ टाइम इन डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन शुड बी रिमूव फ्रॉम इट। यानी आपको क्या करना है, थर्मामीटर को डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद में जो उसका टाइम फिक्स है, उस टाइम फिक्स के बाद में आपको तुरंत उसको निकालना है, निकाल के उसको रिमूव करना है। और उसके बाद आपको उसको ड्राई यानी सुखवाना है, वास्ट ड्राई एंड पुट इनटू कंटेनर, वापस कंटेनर के अंदर रख देना है। ये थर्मामीटर की कहानी हुई। यानी कुछ जो टाइम फिक्स है, उस फिक्स टाइम के अंदर उसको डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन के अंदर रखा, वापस निकाला, फिर सुखाया, सुखाने के बाद में आपको कंटेनर के अंदर रख देना है। ठीक है। और आगे हम देखते हैं क्या होता है कि इफ़ एनी थर्मामीटर इज़ ब्रोकन इट शुड बी रिप्लेस। यानी आपका कोई भी थर्मामीटर अगर टूट जाए तो आपको उसको रिप्लेस कर देना है। ये ऐसा नहीं कि वहाँ रख दिया उसी में ना, उसको वहाँ से डिस्कास कर देना है। और उसके बाद आपको हाथ धोने हैं, वॉश हैंड्स। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इफ़ एनी चेंजेस इन पेशेंट सच टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन, तो आपको क्या करना है कि अगर कोई भी इनमें आपको गड़बड़ दिखे या फिर इन पेशेंट की इन वैल्यूज़ के अंदर आपको कोई चेंजेस मिले, तो ज़्यादा या कम कैसे भी, तो आपको क्या करना है, नर्स इंचार्ज जो होती है उसको इन्फॉर्म करना है कि भैया इस मरीज़ के अंदर ये समस्या क्रिएट हुई। ठीक है ना। और उसके बाद आप क्या करोगे कि इफ़ टेम्परेचर वेरी हाई, अगर तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको कोल्ड थेरेपी देनी है। ठीक है ना। और इस कोल्ड थेरेपी, हॉट थेरेपी क्या होती है, हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, जब हमारा चैप्टर आएगा ना 14 या 17 नंबर का है जो हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, तो उसके अंदर बात करेंगे कोल्ड थेरेपी आपको टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करती है। ठीक है ना। बस इतना याद ध्यान रखिए कि अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको क्या करना है कि कोल्ड थेरेपी स्टार्ट करनी है। ठीक। उसके बाद हम देखिए नंबर 3, एक छोटा सा टॉपिक और हमारे सामने बाकी रह गया। इसमें क्या है कि यानी जो एपिकल पल्स है ना, एपिकल पल्स आप कैसे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको इसमें एक स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। क्या पड़ती है,
स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। पहली बात है क्या होता है हमारे पास में होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात एपिकल पल्स जो है वो सिस्टोलिक थ्रस्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, सिस्टोलिक थ्रस्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल लोकेटेड एट फोर्थ एंड इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकल लाइन, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ये रिब्स हैं, क्या ये रिब्स, ये रिब्स हैं, ठीक है ना, ये स्टर्नम है, यहाँ आपका हार्ट है, ठीक। अब 1 2 3 4, ये 4 नंबर की जो रिब्स है, इस 4 नंबर वाली रिब्स पे क्या है कि पहली बात तो ये रिब्स 4 नंबर वाली, और दूसरी बात ये जो क्लेविकल बोन है ना, क्लेविकल बोन, इसका मिड वाला पार्ट, तो मिड वाला पार्ट लगभग यहीं आया। तो इस जगह पे जो है वो क्या है आपकी पाँचवीं और चौथी के बीच में जो है 5th इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है ना। पाँचवीं और चौथे इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर चौथे पाँचवें के बीच में जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या इस चीज़ के लिए ज़्यादा थ्रस्टेबल होता है कि सिस्टोली जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी वजह से क्या निकलती है आपकी साउंड निकलती है एपिकल पल्स, ठीक है ना। तो आप एपिकल पल्स कहाँ मेजर करोगे, चौथी और पाँचवीं जो इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है ना, आप उंगली से मेजर कर सकते हैं ना। और कहाँ से स्टार्ट करोगे, मिड क्लेविकल लाइन से, मिड क्लेविकुलर लाइन्स, ठीक है ना। जो ये क्लेविकल बोन है इसका मध्य वाला भाग है, यहाँ से नीचे आकर चौथी और पाँचवीं नंबर की जो इंटरकोस्टल स्पेस है, बीच का वाला स्थान है, वहाँ पर आप उंगली लगाओगे तो आपको क्या होगी, एपिकल पल्स फील होगी, ठीक है ना। क्यों होती है, क्योंकि जो आपका वेंट्रिकल है वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ज़्यादा मतलब भूखा मरा रहता है, यानी ज़्यादा प्यासा रहता है इस चीज़ के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है ना। और इसको आप मेजर कर सकते हो स्टेथोस्कोप से, क्लियर। और दूसरी बात क्या है कि आपको एक काम और करना है कि जब एपिकल पल्स ऑस्कल्टेट करनी हो, है, जब एपिकल पल्स ऑस्कल्टेशन हम क्या कर रहे हो, एपिकल पल्स को ऑस्कल्टेट कर रहे हो स्टेथोस्कोप से और रेडियल पल्स को पाल्पेट कर रहे हो, तो ये दोनों काम अगर हम साथ साथ करें तो हमको 2 नर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और अगर इन दोनों के अंदर कोई बैलेंस में कुछ डिस्टर्बेंस आया, यानी आपने एपिकल पल्स स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट की एक नर्स ने तो, और दूसरी नर्स ने क्या काम किया, आपकी रेडियल पल्स को पाल्पेट किया साथ साथ। अगर इन दोनों के अंदर कुछ डेफिसिट है तो उसे आप बोलते हो पल्स डेफिसिट, और यहाँ में 2 नर्सों की ज़रूरत पड़ती है, क्लियर। तो ये था आपका पिछला वाला पॉइंट, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज का नया टॉपिक, ठीक है ना। आज का हमारा पॉइंट रहेगा कि टेकिंग टेम्परेचर बाय रेक्टल मेथड, ठीक है ना, कि रेक्टल मेथड से टेम्परेचर कैसे लेते हैं, ठीक है ना। अब तक हमने क्या पढ़ा, ओरल टेम्परेचर, ठीक है ना। ओरल टेम्परेचर के अंदर आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, कैसे लेते हो, क्यों लेते हो, क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं उस टाइम पे, ठीक है ना, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज देखेंगे हम कि हमें रेक्टल मेथड से टेम्परेचर कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप, रिक्वेसाइट्स क्या होता है, रिक्वेसिटीज़ का मतलब होता है कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं ऑल आर्टिकल्स एज डिस्क्राइब्ड इन ओरल मेथड, यानी जो भी आर्टिकल्स आपके डिस्क्राइब किए थे, जो भी यूज़ लिए थे कहाँ पर, ओरल मेथड के अंदर, तो वो सब यहाँ पर यूज़ लेना है, कोमा इंस्टीड ऑफ एन ओरल थर्मामीटर ए रेक्टल थर्मामीटर यूज्ड। इंस्टीड का मतलब के बजाय, यानी आपको वहाँ पर ओरल थर्मामीटर यूज़ लिया गया था, जबकि आपको यहाँ क्या यूज़ लेना है, रेक्टल थर्मामीटर। बस इतना सा फर्क है, बाकी सारे आर्टिकल्स वही रहेंगे, ठीक है ना। नंबर 2 पॉइंट, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, रिक्वेसिट्स यानी क्या रिक्वायरमेंट होती है, वेसलाइन इन एक कंटेनर के अंदर वेसलाइन भी होनी चाहिए, जो लुब्रिकेंट करती है ना, वेसलाइन जो हम यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट यानी सॉफ्टनेस रखती है, ओके। प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या है प्रोसीजर में, कि सबसे पहले क्या हो गया कि प्लेस क्लाइंट इन ए साइड लाइन पोजिशन, यानी जो साइड लाइन लेटरल जो पोजीशन होती है, साइड लाइन पोजीशन देंगे, यानी उसको एक साइड लेटाएंगे, और स्क्रीन क्लाइंट टू प्रोवाइड प्राइवेसी, यानी वो जो पर्दा होता है ना, हरा हरा पर्दा, वो उसके बेड की चारों तरफ लगाएंगे प्राइवेसी रखने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने मतलब टेम्परेचर ले रहे हो रेक्टम से और स्क्रीन नहीं लगाई तो उसको मतलब गिल्टी महसूस हो रही है, तो आपको पर्दा लगाना है ना। दूसरी बात क्या करना है, क्लीन पार्ट इफ़ इंडिकेटेड, है ना, उस पार्ट को आपको क्लीन करना है अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो, ठीक है ना। अब आपको सूचित हो तो कर दीजिए, और साथ में ग्लव्स पहनने हैं भैया, पुट ऑन ग्लव्स इफ़ एनी, यानी आपके पास ग्लव्स हो तो ग्लव्स भी आप पहन सकते हो, ओके। तीसरा पॉइंट ये है कि लुब्रिकेट बल्ब ऑफ थर्मामीटर, यानी थर्मामीटर का जो बल्ब है वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट जहाँ मरकरी भरी हुई है, उसको आपको क्या करोगे, लुब्रिकेट करोगे, यानी उसको सॉफ्टनेस ह्यूमिडिफाइड करोगे, किससे, वेसलाइन से, ओके, विद वेसलाइन। एंड इंसर्ट थर्मामीटर अबाउट 1.5 इंच इनटू द रेक्टम, या रेक्टम के अंदर आप 1.5 इंच थर्मामीटर को इंसर्ट कर दोगे, ठीक है।
डेढ़ इंच कितना होता है, मान लीजिए ये जो है आपका ये फिंगर टिप वाला फर्स्ट वाली फिंगर टिप जो है 1 इंच है, और आप इतना मान लीजिए इस दूसरी फिंगर टिप के नीचे वाले पार्ट का आधा, तो ये होगा 1.5 इंच, ठीक है ना। इतना आपको इंसर्ट करना है रेक्टम के अंदर, ठीक है ना। तो ये तो 1 इंच, ये आधा इंच, यानी 1.5 इंच हो गया यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ तक कितना हुआ, 1.5 इंच। तो 1.5 इंच आपको रेक्टम के अंदर इंसर्ट करना है, ओके। उसके बाद क्या करना है आपको कि कीप इट इन पोजिशन फॉर 5 मिनट, और आपको वहाँ तक 5 मिनट तक रखना है ना, 5 मिनट तक रखना है। अब आगे देखिए क्या करना है आपको कि रिमूव थर्मोमीटर फ्रॉम रेक्टम एंड वाइप इट। आपको थर्मोमीटर को वहाँ से निकालना है और आपको उसको साफ़ करना है, वाइप है ना, रगड़ना है, पोंछा लगाना है, जिसे बोलते हैं साफ साफ से पोंछना होता है ना, विद क्लीन वाटर स्वाब, यानी गीला जो कपड़ा होता है स्वाब उसका पानी का, क्लीन कॉटन स्वाब से, टू रिमूव द फीकल मैटर। अब वहाँ जो फीकल मैटर यानी कुछ भी जो फीसे स्टूल का कुछ भी थोड़ा बहुत अगर पार्ट लगा हो तो उसको साफ़ कर दिया जाए, ठीक है। और दूसरी बात हमें क्या करना है, रीड लेवल ऑफ मर्करी, मर्करी कितनी लेवल तक पहुँची, 35, 36, 37, 38 जो भी लेवल है, हमें उसको पढ़ना है कि मर्करी कहाँ तक एक्सपांड हुई, ओके। उसके बाद आप क्या देखोगे कि टेक अनदर कॉटन बाल, एक दूसरा कॉटन बाल और लेना है आपको, एक कॉटन का दूसरा कपड़ा लेना है और उस बल्ब को रैप करना है ना, उसकी बल्ब के एंड के रैप करना है ना। थर्मामीटर का जो बल्ब वाला पार्ट है, एंड वाला पार्ट है, एंड वाले पार्ट को आपको क्या करना है, एक कॉटन से दूसरे कॉटन से उस कॉटन से उसको क्या करना है, रैप कर उसका लपेट देना है ना, और कीप इट इन किडनीज, ठीक है। उसको क्या डालना है, किडनी ट्रे के अंदर डालना है ना। और आपको साथ साथ आपके दूसरा काम भी क्या करना है कि पल्स और रेस्पिरेशन को काउंट करना है, ठीक है। किडनी ट्रे के अंदर क्यों डालना है उसको लपेट के, क्योंकि उसको लपेट के इसलिए डालना है कि आप जब उसको रूम के अंदर लेके जाओगे स्टेशन के अंदर, तो वहाँ पर जो मशीन है स्टरलाइज करने की, वहाँ पर वो उसको रखा जाएगा डिसइंफेक्ट सॉल्यूशन के अंदर। तो आप यह करिए कि मरीज़ से स्टेशन तक ले जाने के बीच बीच में आप उस बल्ब के क्या करिए कि कॉटन का जो स्वाब जो होता है ना उसको लपेट के किडनी ट्रे के अंदर रख दीजिए, ठीक है। आगे बात करने वाले हैं हम किसके बारे में, थोड़ा सा ये जान लीजिए कि कीप क्लाइंट कंफर्टेबल, यानी आपने जब टेम्परेचर ले लिया तो उसके बाद में आपको मरीज़ को क्या देनी है, आरामदायक पोजीशन देनी है और उसकी यूनिट को बिल्कुल साफ़ रखना है, ओके। और दूसरी बात क्या करना है कि टेक ट्रे टू ड्यूटी रूम, यानी उस ट्रे को ड्यूटी रूम के अंदर ले जाना है जहाँ पर आप बैठते हो, एंड उसको वॉश थर्मोमीटर विद सोप एंड वाटर, यानी साबुन से और पानी से उस थर्मोमीटर को क्लीन करना है। और अगला पॉइंट ये हमारा हाथ धोने हमें भी, और दूसरी बात है टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है। क्लियर, ये था रेक्टम से टेम्परेचर लेने का मेथड। अब पढ़िए आप एक्जिला से टेम्परेचर कैसे लेते हैं, ठीक है। भैया हालत ख़राब हो रही है ना रमज़ान में ना, बहुत दिक्कत आती है बढ़ाने में यार, मुंह बिल्कुल ऐसा हो गया ना, थक गया। अब देखिए टेकिंग टेम्परेचर बाय एक्जिला, ठीक है। तो टेम्परेचर इज़ टेकन बाय एक्जिला, टेम्परेचर इज़ टेकन बाय एक्जिला, यानी जब आप एक्जिला से टेम्परेचर लोगे तो व्हेन अदर मेथड आर नॉट यूजेबल, कब ले लेंगे हम एक्जिला से, जब हमारे पास जो रेक्टम है, ओरल है, वो सारे मेथड क्या हैं, मतलब सूटेबल नहीं है, ठीक है ना। कैसे, जैसे रेक्टम की बहुत सारी सर्जरियाँ होती है ना, रेक्टम वाले मेथड के अंदर, पेरिनियम वाले पार्ट के अंदर, थाई के अंदर है ना, बटक्स के अंदर बहुत सारी सर्जरियाँ होती है, पेरिनियम के अंदर जाए, कोई डिलीवरी मदर है, बहुत सारी सर्जरियाँ होती है, ओरल के अंदर भी सर्जरियाँ होती है बहुत सारी मुँह की, है ना। तो या फिर इन्फेक्शन की वजह से मुँह के अंदर से नहीं ले सकते, तो तब जाके हमारे पास क्या है, सूटेबल मेथड ना होने की वजह से हम क्या करते हैं कि एक्जिला से टेम्परेचर हम आसान समझते हैं, ठीक है। अगले देखो, बिफोर प्लेसिंग थर्मामीटर, यानी एक्जिला में थर्मामीटर को प्लेस करने से पहले, रखने से पहले आपको क्या करना है कि उस एक्जिला को बिल्कुल ड्राई करना है, ठीक है। एक्जिला वाले पार्ट को बिल्कुल ड्राई करना है, वरना रीडिंग गलत आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी बात क्या करना है आपको कि बल्ब प्लेस बल्ब ऑफ थर्मामीटर इन एक्जिला, यानी एक्जिला के अंदर आप क्या करना है, उसको बल्ब वाला जो पार्ट है नीचे वाला उसको रख देना है, ओके। सो दैट, ताकि बल्ब इज इन टच विद टू स्किन फोल्ड ऑफ एक्जिला, यानी एक तो ह्यूमरस वाली बोन में जो है आपका जो हैंड है, वो हैंड और आपकी जो मतलब लेटरल एंड ऑफ थोरेक्स है ना, उन दोनों के बीच में जस्ट बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ ह्यूमरस बोन, या फिर आप कह सकते हो लेटरल एंड ऑफ शोल्डर, ठीक है ना। तो उसके जस्ट बिलो एंड ह्यूमरस के जस्ट राइट एंड थोरेक्स जस्ट लेटरल साइड में आप जब उसको बल्ब को रखोगे तो दोनों तरफ से जो स्किन आएंगे ना उनके बीच में आ जाना चाहिए। एक मिनट रुकिए भैया, अजान लग रही है ना।
मैन। तो देखिए अगला पॉइंट हमें क्या कहता है कि कीप थर्मामीटर इन पोजीशन बाई प्लेसिंग इन आर्म ओवर चेस्ट, यानी जब आप थर्मामीटर को उसके जगह पर रख दें तो आपका जो मतलब आपने जो एक्जिला है वो तो एक्जिला और थोरेसिक जो पार्ट है वो कॉन्टेक्ट में आ गया एक दूसरे के, ठीक है ना। तो आपने जो अपनी एल्बो थी उस एल्बो को कहाँ लगाया, लेटरल एब्डोमेन, ठीक है ना, इधर लगा दिया। और आपका जो हाथ है, आपका हैंड जो बचा है, उस हैंड को आपको चेस्ट के लगाना है, ठीक है ना। उससे क्या है कि आपका जो बल्ब है वो ज़्यादा कांटेक्ट में रहेगा स्किन, ठीक है ना। और आप अगर आप हाथ को नीचे छोड़ दोगे तो कांटेक्ट में नहीं रहेगा, यानी वो जो थर्मामीटर है वो गिर सकता है। तो आपको क्या करना है, उसको आपकी एक्जिला को टाइट करके पेशेंट की को, और दूसरी बात क्या करना है, आपके जो हाथ है उसको चेस्ट पे रखवा देना, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि थर्मामीटर को 5 मिनट बाद के लिए रखना है वहाँ पर, 5 मिनट के लिए वहाँ पर छोड़ दो, लीव थर्मामीटर इन पोजिशन फॉर 5 मिनट। और अगला पॉइंट क्या है, डू नॉट अलाउ क्लोथिंग टू कम इन कॉन्टैक्ट विद बल्ब ऑफ थर्मामीटर। आपने जो थर्मामीटर रखा है वो थर्मामीटर के बल्ब के साथ में कोई भी कपड़ा टच नहीं होना चाहिए सिवाय एक्जिला के जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है ना, वहाँ की जो स्किन है उसके अलावा, ठीक। और लास्ट बात ये है कि बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए क्या करना, आपको ज़्यादातर टेम्परेचर जो लिया जाता है वो है ग्रोइन एरिया। कहाँ से ले जाते हैं, ग्रोइन एरिया से। ग्रोइन एरिया टेम्परेचर, ग्रोइन टेम्परेचर में भी गिवन, यानी हम ले सकते हैं या फिर टेकन ले सकते हैं कि द थाई मस्ट बी वेल फ्लेक्स्ड, यानी जो उसकी जो जांग है उसको मोड़नी है ऊपर की ओर, एब्डोमेन की तरफ है ना, ओवर द एब्डोमेन। उसकी थाई को पकड़ के एब्डोमेन की ओर मोड़ दी हमने, फ्लेक्स कर दी। आफ्टर प्लेसिंग थर्मामीटर इन ग्रोइन एरिया, ग्रोइन एरिया के अंदर आपने थर्मामीटर रखने के बाद में उसकी जो थाई है उस थाई को कहाँ रख दी, एब्डोमेन की तरफ। और मैंने बताया आपको ग्रोइन एरिया होता क्या है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। और वहाँ पर भी इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है बच्चों की अगर अंदर आप यूज़ लेते हो तो, ओके। और लास्ट बात ये है, अगली बात ये है कि एक्सिलरी एंड ग्रोइन टेम्परेचर आर यूजुअली अबाउट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर देन दैट ऑफ माउथ, यानी आपका जो माउथ का जो टेम्परेचर आएगा उससे 1 डिग्री कम आएगा, कहाँ का, एक्जिला का, ठीक है। एक्जिला और ग्रोइन एरिया का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम आएगा, ठीक। और अगली बात यह है कि टेकिंग टेम्परेचर थ्रो ओरल रूट, यानी जब ओरल रूट से तो टेम्परेचर लेते हैं तो इज़ नॉट इनक्रेज्ड इन करंट प्रैक्टिस टू रिड्यूस रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। यानी अब यार फिलहाल के अंदर जो मतलब जो रेमेडीज़ जो चल रही हैं ना साइंटिफिक, वो ये मानती है कि ओरल से टेम्परेचर नहीं लिया जाए, क्योंकि ये क्या है कि इन्फेक्शन को ज़्यादा बढ़ावा देती है। यानी आप जब मुंह खोल रहे हो बाहर से एक लोग से दूसरे लोगों का आप थर्मामीटर यूज़ ले रहे हो, मुंह में रख रहे हो ना, तो एक थर्मामीटर या हो सकता है अगर डिसइंफेक्ट ना हो सही तरीके से तो इन्फेक्शन फैलने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं ना। तो फिलहाल की जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास जो साइंटिफिक प्रैक्टिस जो रेमेडीज़ हैं, यानी जो एक मान लीजिए आप एडवर्टाइजमेंट हैं या फिर जो न्यू टेक्निक जो आ रही हैं निकल के, तो उनमें ये माना जा रहा है कि आप टेम्परेचर मुंह से ना लें और तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आज हमारा टॉपिक खत्म, अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, कैसा प्रोसीजर होता है ना। और मुझे नहीं पता, मेरे पास बुक भी नहीं है, और बुक तुम्हारे पास है। ब्लड प्रेशर के बाद में इस टॉपिक के अंदर क्या क्या बचा है ना, देखो अगर पेज आएंगे मेरे सामने बता दूंगा ना। बाकी अब हमारा क्या बचा है, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, ठीक है। और उसके बाद में ब्लड प्रेशर खत्म होने के बाद में हम जस्ट पढ़ाएंगे आपको वो जो पल्स का कुछ टॉपिक छूट गया था ना, वो हम पढ़ाएंगे ना, उसका मतलब क्या होता है, ठीक। और दूसरी बात ये है कि ये हुआ मेरे हिसाब से ऑब्जर्वेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, एक कल हो जाएगा, कल शायद इसको पूरा कर देंगे ना। उसके बाद में या तो पोजीशन ले लेंगे या फिर प्रोसीजर ले लेंगे, ट्रेकियोस्टोमी वगैरह ना। ट्रेकियोस्टोमी नहीं, हम क्या फर्स्ट वॉल्यूम को ही पहला पूरा करने की उम्मीद रखते हैं। पहला ये करेंगे कि जैसे हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन है, नर्सिंग असिस्मेंट है, है ना, और उसके बाद में पोजीशंस हैं, ये हम ले लेंगे पहले ना। तो मान लीजिए हम पोजीशन की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है ना, पोजीशन ले लेंगे इसके बाद में। लेकिन पहले हम ब्लड प्रेशर के बाद में आपको पढ़ाएंगे क्या टाइप ऑफ पल्स वगैरह जो भी छूट रहा था ना, हम पल्स से संबंधित जो भी टॉपिक था पहले वो पढ़ेंगे हम। और आखिरी बात ये है कि आप ना साफ सी बात है भैया, मेरी राइटिंग है ना इतनी अच्छी नहीं है ना। दूसरी बात क्या, अभी रमज़ान चल रहे हैं ना, तो ज़्यादा मतलब एक्टिवेट बॉडी नहीं रह पाती है ना लिखने में, उठने में, बैठने में, ठीक है।
दूसरी बात यह है कि आप बोल दीजिएगा, पहली बात ये है कि आप लिख लीजिएगा नोट्स तो, और जो समझ में ना आए तो आप पहले वीडियो देखिए। वीडियो में हो सकता है मेरे मुंह से वो सब निकल गया हो और आप वहाँ जाके उसको सही कर लो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा ना नोट्स लिखने में। वो क्या, सेकेंड ईयर की जब मैंने क्लास चलाई थी तो वहाँ से सारे बच्चे आवाज़ करने लगे, समझ में नहीं आता कैसे वैसे, पता नहीं पता क्या क्या बोला उन्होंने। तो मैंने सोचा मैंने इनके लिए लिखना नहीं चाहिए, तो मैंने वहाँ से क्या नेट से जो भी गूगल से उनके लिए पढ़ाता था मैं, तो वहाँ से क्या हुआ, मैंने क्या किया कि कॉपी करके और एडिट करके सीट में, डॉक्यूमेंट में, और वहाँ से मतलब जो बिना काम का तो उसको हटा दिया एडिट करने के दौरान, और जो काम का था उसको रख लिया और उनके पास पीडीएफ भेज दी, तो उनके लिए सिंपल हो गया। अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पीडीएफ मेरे पास, पीडीएफ में कोई भी ऐसा गूगल पे ऐसा मतलब फंडामेंटल के संबंधित कोई भी ऐसा टॉपिक अच्छा नहीं मिलेगा सिवाय किताब के, जो कि सिस्टर नैन्सी की बुक है। तो आपको हमको बुक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर एक बात ये, मैं इंप्रूवमेंट करूँगा राइटिंग के अंदर, है ना, जो आपको अच्छा से एक बार में समझ में आ जाए। और बहुत अच्छी बात है आपने शिकायत नहीं की, पता नहीं क्यों नहीं की, और नहीं अगर रियल में आपने शिकायत नहीं की कि सर समझ में नहीं आया, तो आप सेकेंड ईयर वालों से बेटर हो। और अगर आप डर के मारे शिकायत नहीं कर रहे हो कि सर क्लास बंद कर देंगे, तो आई होप मैं अपनी राइटिंग के अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट करूँगा ना, साफ साफ लिखूँगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कमेंट करके बताइए यूट्यूब में भाई समझ में आया नहीं आया ना। लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, कहाँ ये तुम्हारी है ना, ये थोड़ी आदतें सुधारो अब, है ना, लिखने मतलब बिना बोले लिखते जा रहे हो ना, डरो मत, है ना।